क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? हाल चाल कैसे है आप सभी के? और आपकी पढ़ाई के हाल चाल कैसे हैं? अच्छा, वो भी मस्त है, क्या बात। तो पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे? अभी कर रहे हो। और रिवीजन वगैरह चालू है? नहीं है। कई आवाज़ आ रही है नहीं, कई कह रहे नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ चालू है। भाई अब समय कम है एग्ज़ाम में, आपको मालूम है आपको। और जब परीक्षाएं होती है अप्रैल मई जून जुलाई में, जब परीक्षा होती है या उससे भी लेट होती है, तो तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है, इरादे ज़्यादा मजबूत रखने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों के समय में आलस्य ज़्यादा रहता है। तो हम जितना भी पढ़ते हैं तो उसमें आधा समय तो हमारा आलस्य खा जाता है हमारा। तो यहाँ संकल्प, जिसको डिटर्मिनेशन कहते हो, वो ज़्यादा चाहिए, विल पावर ज़्यादा चाहिए, तब जाकर हम बेहतर मेहनत कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम एडोलसेंस के बारे में पढ़ रहे थे, किशोरावस्था के बारे में पढ़े थे। तो कुछ लिखा थोड़ी था उसके बारे में, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखे थे। डेफिनेशन के अलावा और क्या लिखा था? विशेषताएं हो गई थी उसकी। ठीक है, अभी हमें जो बात करनी है वो कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपकी, और इसमें हमें सबसे पहले बात करना है कि ये जो किशोरावस्था होती है, यदि इसके बच्चों को हमें सिखाना हो, हमें पढ़ाना हो, इन्हें हमें इनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी हो, तो वो कौन कौन से काम हैं जिन पर हमें जोर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटे छोटे नाम हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। और उसमें सबसे पहले आपने कहा भाई ये वो समय रहता है जिसमें हमें बच्चों को निर्देशन देना चाहिए, और निर्देशन के साथ साथ हमें परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना चाहिए बच्चों को कि क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। यहीं पर आप बच्चों को परामर्श दीजिएगा। परामर्श और निर्देश सलाह होती है दोनों, बस फर्क इतना रहता है कि जब निर्देश की बात करते हो वहाँ पर बच्चों को मानना जरूरी होता है, लेकिन परामर्श को बच्चा माने ये कोई ज़रूरी नहीं है। निर्देश के बाद में सुधार होना जरूरी है, लेकिन परामर्श के बाद में सुधार हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस अवस्था के बच्चों को हम निर्देश भी देंगे और परामर्श भी देंगे। भाई यही वो आपकी अवस्था रहती है जहां हमें बच्चों को यौन शिक्षा देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स, काफ़ी सारी गलतफहमियां रहती है जिनके कारण बच्चे अक्सर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमें इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हमें बच्चों को जीवन कौशल बताने चाहिए। जीवन कौशल जिनको आपने कहा लाइफ स्किल कहे आपने, तो ये जो लाइफ स्किल्स होते हैं हमारे, ये कौन से होते हैं? तो जीवन कौशल का यदि हम लोग बिल्कुल आप कहोगे टू द पॉइंट इसका मीनिंग की बात करोगे, तो जीवन कौशल या लाइफ स्किल का मतलब होता है जीवन जीने के तरीके। हमें बच्चों को बताना होगा कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए हमारी आदतें कैसी होनी चाहिए। हमें बच्चों को बताना चाहिए हमारा व्यवहार कैसा रहेगा। हमें बच्चों को बताना चाहिए हमें किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमें बच्चों में अच्छी आदतें जो रहेगी उनका हमें विकास करना चाहिए। अच्छी आदतों के अलावा हमें बताना पड़ेगा कि साहब यही वो अवस्था होती है जिसके बच्चों के लिए आदतों के साथ साथ हमें व्यवहार के बारे में बताना होगा। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमें यहाँ पर बच्चों के जो सामाजिक वैल्यूज़ होती है, सोशल वैल्यूज़, इनसे परिचित बच्चों को कराना चाहिए। और यहीं पर हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करने चाहिए, आपको विचारों के जो संप्रेषण होते हैं वो हमें कैसे करने चाहिए, अपनी भावनाएं, अपने विचार ये आपको कैसे प्रकट करने हैं। और यहीं पर आपको बताना होगा कि हमें बच्चों के अंदर नेतृत्व की जो भावना होगी, लीडरशिप जिसको कहते हो, वो डेवलप करनी होगी। और इन सब को आपने क्या नाम दिया है? जीवन कौशल कहा है। जीवन कौशल जीवन जीने के तरीके जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। आपके ऊपर ले लीजिएगा, यदि आपकी अच्छी आदतें हैं, आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ रहे हो, आपका व्यवहार यदि अच्छा है,
नो डाउट आप अच्छाई में 4 कदम आगे निकले हो। आप में सामाजिकता की भावना ज्यादा है, 100% आप लोकप्रिय बनने जा रहे हो। आप में अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करने की क्षमता है। आप आपके विचारों को पोलाइटली रखते हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। और कहते हैं कि यदि लीडरशिप कर सकते हो आप, इसका मतलब हुआ कि जिसको किताबों में, जिसको ग्रंथों में कहा गया है सर्वगुण संपन्न आप बन चुके हो। यदि ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो हम कह सकते हैं कि आप में जीवन कौशल है। और यही वो समय रहता है जब हम बच्चों में क्या विकसित कर सकते हैं, जीवन कौशलों का विकास कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर व्यक्ति हो या बच्चा हो, वो जल्दी से सीखता नहीं है। और वैसे भी हम कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन की ये लास्ट अवस्था होती है। कौन सी वाली? किशोरावस्था। तो आप जो भी बच्चों को नियमित रूप से सिखाओगे वो यहां पर सिखा सकते हो। इसके बाद में तो बच्चा वही सीखेगा जो उसे सही लगेगा। वो भले ही सही हो, बच्चा उसे सही नहीं मानता, उसे सही नहीं मानेगा। भले ही वो गलत हो, लेकिन बच्चा उसको गलत नहीं मानता, फिर भी बच्चा उस काम को करेगा। इसलिए औपचारिक शिक्षा की ये अंतिम अवस्था मानी जाती है। यहाँ 2 नाम आपने लिखे थे, चाहे आपने निर्देशन कहा, आपने परामर्श कहा। आपने कई बार ये पूछ लेते हैं कि साहब ये जो परामर्श होते हैं ये हम बच्चों को कितने प्रकार के प्रदान कर सकते हैं? तो आपका जवाब रहेगा हम बच्चों को शैक्षिक परामर्श दे सकते हैं। शैक्षिक का मतलब है भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या नाम आया है? शैक्षिक परामर्श आया है। दूसरा नाम आता है व्यावसायिक या व्यावसायिक निर्देशन। तो अब आप कहोगे सर ये कौन से वाला है? कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं करूं। मुझे नहीं पता मैं कौन से रोजगार में जाऊं, मैं बैंक की तैयारी करूं, एसएससी की तैयारी करूं, टीचर की तैयारी करूं, मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। तो जब आप किसी के व्यवसाय चुनने में, किसी के प्रोफेशन चुनने में जब आप मदद करते हो, वो क्या कहलाता है? व्यावसायिक कहलाता है। और फिर रहता है आपका पर्सनल, और पर्सनल को आपने क्या नाम दिया है? व्यक्तिगत कहा है। हमारे जीवन में ना जाने कितनी परेशानियां होती है सभी के जीवन में। अभी सबसे बात करूं एक एक करके, तो ये अलग बात है कि हम बता नहीं पाते, ईमानदारी से हम जवाब नहीं देते, वरना हर किसी के जीवन में कोई ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम जरूर होती है। और हम चाहते हैं कि भाई उन प्रॉब्लम का समाधान हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस लायक नहीं होते कि उन समस्याओं का समाधान हम प्रभावी रूप से कर सके। यूं कह सकते हो कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम समझ नहीं पाते क्या करें ना करें। ऐसे में हमें जो परामर्श दिया जाता है वो क्या रहता है? व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला परामर्श व्यक्तिगत परामर्श। कहते हैं व्यवसाय चुनने में, व्यवसाय के चयन से संबंधित जो परामर्श दिया जाएगा वो व्यवसाय कहलाएगा। फिर कहते हैं शैक्षिक कहलाता है, और शैक्षिक का मतलब होता है कि शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाने वाला परामर्श। ये भाई इस बच्चों को, इस एज के बच्चों को हमें शिक्षा देते समय इन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख दीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा या निष्कर्ष करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। और उसमें लिखेंगे किशोरावस्था के बालकों को, किशोरावस्था के बालकों को शिक्षा देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, और उसमें लिखिएगा इस अवस्था के बालकों को, पॉइंट्स में लिखेंगे 1 2 3 करके,
इस अवस्था के बालकों को निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए। परामर्श देना चाहिए, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बालकों को परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में कॉमा करके लिखिएगा, व्यवसाय के क्षेत्र में तथा व्यक्तिगत समस्याओं के लिए करना चाहिए। एक प्रश्न किसी ने पूछा है, शायद अभिषेक करके नाम है, उसने पूछा है कि सर किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा? कल भी मैंने लिखवा दिया था आपको, ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसमें हॉल का कोई नाम नहीं है, हॉल तो स्टेनले हॉल है, और उसने तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। सेकंड लिखिएगा, किशोरावस्था में बालकों को यौन शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, इस अवस्था में बालकों को जीवन कौशलों से परिचित कराना चाहिए। जीवन कौशलों से परिचित कराना चाहिए, जैसे सकारात्मक आदतें, उचित व्यवहार, सामाजिकता, संप्रेषण कौशल एवं नेतृत्व की भावना। ये तो भाई आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका पेंडिंग था। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे जो बढ़ना है उसमें कौन कौन सी बातें आज हमें जाननी है। तो हमें सबसे पहले तो आज जानना है कि हमारे यहाँ पर विकास के लिए कुछ नियम काम करते हैं, जिनको अक्सर हम कहते हैं कि साहब विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। अब ये सिद्धांत विकास के कौन कौन से होते हैं, ये सिद्धांत हमारे जो दिमाग है उसमें होना चाहिए। एक बालक का विकास कैसे होता है, एक बच्चा विकसित कैसे होता है, एक बच्चे के विकास में कौन से सिद्धांत होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यदि आपने पिछली जो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी वो आपने ध्यान से देखी होगी। इसके अलावा जो हमने 2-3 दिन जो विकास के बारे में पढ़ा है वो बातें यदि आपने रिवीजन किया होगा तो 100% अभी जो बताऊंगा वो कुछ बातें आपको बिल्कुल याद होगी। जैसे कि यदि हमसे कहता है कि भाई विकास के सिद्धांत कौन से होते हैं, तो हमने पहला जो नाम दिया है वो नाम दिया है सतत परिवर्तन का सिद्धांत। आप ही बताइएगा, विकास सतत चलता है या नहीं चलता है? चलता है।
कब से स्टार्ट होता है? जन्म के पूर्व से स्टार्ट होता है और कब तक चलेगा? जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक। तो ये ठीक है, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रहेगा असमान गति का सिद्धांत। इसका मतलब हुआ विकास चलता तो हमेशा है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, गति है, वो कभी एक जैसी नहीं होती। आपने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? भाई इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कभी बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से हो सकता है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों का जो माइंड है उसका विकास तेजी से हो सकता है। तो विकास होते सतत है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी गति हमेशा एक जैसी हो ये कोई जरूरी नहीं है। कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है। इसलिए क्या नाम करता है? असमान गति का सिद्धांत। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम शायद आया होगा, उसका नाम है गुड एनफ। अब ये गुड एनफ क्या कहता है कि जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है, मतलब जन्म से लेकर जो पहले 3 वर्ष होते हैं, इन 3 वर्षों में बच्चे के माइंड का जितना भी टोटल विकास होता है उसका 50% जो विकास है वो तो कितने वर्षों में हो जाता है? पहले 3 वर्षों में हो जाता है। और कहते हैं साहब बाल्यावस्था आते आते, बाल्यावस्था का मतलब समझ गए आप, सेकंड अवस्था आते आते कहते हैं मस्तिष्क का लगभग 90% विकास हो जाता है। अब आप ही बताइएगा कि पहले 3 वर्ष में 50% हो रहा है, बाल्यावस्था मतलब 12 वर्ष की एज पूरे होते होते बच्चे के माइंड का 90% विकास हो जाता है, तो इसका मतलब बाकी पूरे जीवन में 10% ही होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये मानना पड़ेगा कि जो विकास की गति है वो कभी एक समान नहीं होती, ये कभी तेज होती है, कभी कम होती है, कभी तेज होती है, कभी कम होती है। इसलिए क्या नाम दे दिया? असमान गति का सिद्धांत आपने कहा। आप कहते सर और क्या रहेगा? भाई आप बताइएगा, यहां पर समान, प्रतिमान, प्रारूप या क्रम का सिद्धांत। तो आपने कहा सर ये क्या मतलब हुआ? समान प्रतिमान, समान प्रारूप, समान क्रम के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? बड़ी सीधी सी बात होती है भाई, सभी व्यक्तियों का जो विकास है वो एक निश्चित प्रारूप के अनुसार होता है। गति भले ही उनकी अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो प्रारूप रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, वो सबका कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। तो आपने कहा सर समझ में नहीं आया, ये फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, प्रारूप का मतलब क्या हुआ? आप ही मुझे बताइएगा। गति तो अलग हो सकती है, लेकिन मनुष्य की संतान मनुष्य तो होगी, ठीक है? मनुष्य की संतान मनुष्य होगी, यही तो है समान प्रतिमान। भाई पशु की संतान पशु ही तो होगी, पशु की संतान इंसान थोड़ी हो सकती है, नहीं होगी। यही क्या कहलाता है? समान प्रतिमान। दूसरा भी तरीका देख सकते हो, कहते हैं साहब जब हम विकास की बात करते हैं तो सभी जो मनुष्य होते हैं उनका विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे कि पहले मनुष्य कोई सा भी क्यों ना रहे, किसी भी देश में जन्म क्यों ना ले, पहले जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चा जन्म लेने के बाद में पहले घुटनों के बल चलना ही सीखेगा। चाहे बच्चा कहीं पर भी क्यों ना जन्म ले, सबसे पहले क्या सीखेगा? घुटनों के बल चलना सीखेगा। उसके बाद में ही बच्चा बैठना सीखेगा, और जब बच्चा बैठना सीख जाएगा तभी बच्चा खड़ा होना स्टार्ट करेगा, और जब बच्चा खड़ा होना सीख जाएगा तभी बच्चा चलना सीखेगा। तो ये क्या हुआ? समान प्रतिमान तो हुआ कि सभी बच्चों का जो विकास है वो एक ही तरीके से होता है, और उसको नाम दिया समान प्रतिमान या प्रारूप का सिद्धांत। आपने कहा सर और बताइए। नेक्स्ट रहेगा अंतः संबंध का सिद्धांत। तो आप कहोगे सर ये अंतः संबंध किसे कहते हैं? अंतः संबंध को सह संबंध भी आप बोल सकते हो। सह संबंध का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। अब ये होता क्या है? बड़ी सीधी सी बात होती है। कहते हैं साहब हमारे जीवन में हमारे जो विकास के डायमेंशंस होते हैं, विकास के जो आयाम होते हैं, आयाम का मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास,
सामवेगिक विकास, ये विकास के क्षेत्र होते हैं, ये विकास के प्रकार होते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि यदि विकास में बालक का कोई एक आयाम, कोई एक क्षेत्र प्रभावित होगा तो उसका प्रभाव बाकी के ऊपर भी पड़ेगा। आपने कहा सर उदाहरण बताइए। आप मुझे बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में, वाकई ये सत्य बात है, ये उनको जीवन में प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि यदि किसी को संतुलित आहार नहीं मिला, किसी को उचित पोषक तत्व नहीं मिले, तो क्या उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। अब जब किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का जब शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव होगा, तो क्या उसका प्रभाव उसके मानसिक विकास के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, या तो यस बोलो या नो बोलो। पक्का? कोई दबाव में तो नहीं बोल रहे आप लोग? मतलब क्लियर है ना आपको बिल्कुल? ये ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बताइए, काजोल दूध के ग्लास को लेके क्यों भागती बच्चों के पीछे टीवी पर? सुपर मम्मी बन के घूमती है ना, ये शरीर को भी मजबूत बनाए, दिमाग को भी मजबूत बनाए। तो दूध तो पी रहे हो आप, शरीर में पी रहे हो, लेकिन वो दिमाग को भी मजबूत बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अरस्तु ने तो बोला भी था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब आप मुझे बताइए, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कमजोर है, उसके मस्तिष्क का विकास भी कमजोर हुआ, आप मुझे बताइए क्या उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होगा या घटा होगा? घटा होगा। उसमें हीनता की भावना आएगी या सर्वश्रेष्ठता की भावना आएगी? इसका मतलब उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। यही यहां पर कहा है अंतः संबंध का सिद्धांत। कहते हैं साहब, जो विकास के जो आयाम होते हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है आपका, उसका नाम है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इंटीग्रेशन थ्योरी आप इसको कहते हो। तो आपने कहा सर ये एकीकरण का मतलब होता क्या है? एकीकरण का मतलब बड़ा सीधी सी बात होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म के कई सालों तक किसी भी कार्य को करने के लिए अपने पूरे शरीर का प्रयोग एक साथ करता है। जैसे कि कोई वस्तु पकड़नी है, हमें भी मालूम है वो वस्तु किससे पकड़ेंगे? हाथ से तो पकड़ेंगे, पैर से थोड़ी पकड़ेंगे। लेकिन वो मालूम है कि पास में रखी हुई है बच्चे के, फिर भी बच्चा हाथ को नहीं बढ़ाएगा, वो अपने पूरी बॉडी को घसीट के लेकर जाएगा उसके पास। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, बच्चा अपने एक एक शरीर के अंग को नियंत्रित करना सीखेगा और फिर उनका प्रयोग करना स्टार्ट करेगा। यही कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जब बच्चे की मां जाती है कहीं बाहर, तो आपने देखा होगा बच्चा जोर जोर से रोता भी है, चिल्लाता भी है और पीछे पीछे भागता भी है ना? क्योंकि वो सारे शरीर का एक साथ प्रयोग कर रहा है। बाकी जब बड़ा कोई बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो आवाज ही दे देगा, बोला रुको, केवल ये कहेगा, या फिर रोएगा चिल्लाएगा नहीं। वो क्या करेगा? चुपचाप भाग के पहुंच जाएगा। कई बार माए ने कहा है कि मुझे तो पता नहीं चला ये बच्चा मेरे पीछे पीछे कहां से, क्योंकि वो क्या बच्चा करना सीख गया है? एकीकरण करना सीख गया है, जो छोटा बच्चा नहीं करता है। छोटा बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपने पूरे शरीर का प्रयोग एक साथ करता है, लेकिन जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो वो अपने शरीर के अंगों को समन्वित करके प्रयोग करना स्टार्ट करता है, और उसी को आपने नाम दिया है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, क्योंकि ये अलग से भी आता है एग्जाम में। पहली बात, व्यक्तिगत और विभिन्नता किसे कहते हैं? व्यक्तिगत और विभिन्नता। आप व्यक्तिगत हो, 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 आप अलग अलग हो सारे के सारे, लेकिन आप अलग अलग व्यक्ति हो। लेकिन अलग अलग व्यक्ति होने के बावजूद भी आप में विभिन्नताएं पाई जाती है, आप में अंतर पाए जाते हैं, और ये अंतर ही क्या कहलाते हैं?
व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कई बार हम सुनते हैं आप लोगों की बातों को, जैसे यहाँ कभी सुन लिया, कभी किसी क्लास में सुन लिया, कभी किसी क्लास में सुन लिया, तो पता है जैसे आप सपोज करो पानी पी रहे हैं, यहाँ पर बाहर खड़े होकर पानी पीते हो आप लोग, तो हम चलते चलते सुन लेते हैं आपकी बातों को, समझ जाते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो। कई बार आप सीढ़ियों पे जा रहे हो तो सीढ़ियों पे हम बात सुन लेते हैं आपकी, हम अंदाजा लगा लेते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो आप कई बार क्या कहते हो मैडम, आप लोग भी कहते हो, मार सब लोग आप लोग भी कहते हो आपस में एक दूसरे से, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब वो दूसरा वाला सरप्राइज है, बोलो कैसे, देख बोलो तुझे भी चाय पसंद और मुझे भी चाय पसंद है ना, बोलो हो गए कैसे, एक जैसे। बोलो तुझे भी कॉफी पसंद मुझे भी कॉफी पसंद, हो गए ना दोनों एक जैसे। बोलो तुझे भी सॉन्ग पसंद है मुझे भी सॉन्ग पसंद है, हो गए ना एक जैसे। हुए या नहीं हुए ना, ना। कोई चाय को शरबत बनाकर पीता है ना, और कोई चाय को उबलते हुए लावा के समान पी जाता है। कड़क चाय भी, गरम चाय भी, ठंडी चाय भी। कहते तुझे भी सॉन्ग पसंद मुझे भी सॉन्ग पसंद, एक को सॉन्ग पसंद है आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना, एक को वो गाना पसंद है, एक को वो गाना पसंद है। हाँ जी, हाँ वो भी हो सकता है भाई, वो भी हो सकता है। और कईयों को ऐसा भी हो सकता है कि हम आए हैं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, कईयों को वो भी पसंद हो सकता है। तो सॉन्ग आपको पसंद है, लेकिन सॉन्ग की पसंदगी के आधार पर भी हम दो व्यक्तियों के बीच में अंतर कर सकते हैं। चाय पसंद है, चाय के आधार पर भी हम दो व्यक्तियों के बीच में अंतर कर सकते हैं। कहते हैं कि साहब लिखने पढ़ने की आदतों के आधार पर भी हम दो व्यक्तियों के बीच में अंतर कर सकते हैं। यही कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हरलॉक ने कहा है, हरलॉक ने कहा है कि दो व्यक्ति कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये इन्होंने कहा है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम है, फ्रांसिस गाल्टन। ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पिता। क्या कहोगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पिता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा काम किया है किसके ऊपर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हरलॉक के अनुसार भले ही वो जुड़वा ही क्यों ना रहे। फिल्में आई है जुड़वाओं की, आप बताओ, वो फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि शकल सूरत भले ही एक जैसी है उनकी, लेकिन उनके गुण और उनके व्यवहार एक जैसे नहीं है। बस यही बात उन्होंने कही है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो एक बार इनको लिखवा देता हूं, फिर आगे वाले समझाऊंगा आपको। हेडिंग बना दीजिएगा, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। मुझे कौन सा सॉन्ग पसंद है भाई, किसी ने पूछा है, मैंने तो बता दिया जो मुझे पसंद है। हम आए हैं तेरे शहर में मुसाफिर की तरह। जयपुर से बाहर के जो लोग होंगे, कौन कौन है जयपुर के बाहर से लोग, हम सारे मुसाफिर की तरह तो आए हैं यहाँ पर। क्या ख्याल है आप लोगों का? मकान मालिक से यही तो बोलते हैं, हे देवता एक दिन और गुजार लेने दे चैन से। कहते नहीं कहते, ये नहीं कहते, कहते भाई यही तो कहेंगे उससे। मान लो वो, एक बात बताओ मेरे को, यदि हमने पीजी वाले को पैसा नहीं दिया एक दिन, तो वो कहेगा ना पैसे लेके आओ, तुम तो रोज ही लेट करते हो, तो अपन उसे रिक्वेस्ट ही तो करेंगे उससे कि भाई हे प्रभु एक दिन और रुक जा, यही तो कहेंगे। मान लो सपोज करो कि और कोई परेशानी आ गई, ईश्वर से भी कभी मांगते हैं हम लोग, तो ईश्वर से भी हम यही कहते हैं कि हे भगवान बस कुछ दिन और है हमारी तैयारी के, इन दिनों को अच्छे से निकाल देना। आप मुझे बताइए कि साहब जिस शहर के बारे में मैंने बात की है, जयपुर के बारे में, और जो जयपुर के प्रॉपर जो लोग होंगे उनको पता होगा कौन कौन है जयपुर प्रॉपर के। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। कहाँ का आप कहाँ से हो? प्लीज आराम से बैठो। ट्रांसपोर्ट नगर से। आप भाई कहाँ से हो? कहाँ से? अच्छा गुजर, तो परे यार, पास एरिया में रह रहे हो यार, है मजे हैं आपके तो यार। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को अपने घर पे लेके गए नहीं लेके गए?
यार ये गलत बात है, ये गलत बात है, बताया ही नहीं ना। ये बेटा चालाक होते हैं जयपुर वाले। आप कहां से भाई? अच्छा, सिटी में से हो आप, वेरी गुड। और इधर से भी किसी ने बोला था। आप कहां से? अरे वाह यार, दूर से आते हो आप कहां से? अच्छा आप, सॉरी, सिरसी रोड, विधायका सिरसी, वेरी गुड। आप गोविंदपुरा? अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब दो चार लोग हैं जो अड़ोस पड़ोस के, बाकी थोड़ा दूर दूर वाले ही है। आप मुझे बताइए, एकमात्र शहर जयपुर ऐसा है जो यहां ईमानदारी से रहते हुए यहां संकल्प ले ले कि मुझे ये काम करना है, और उस संकल्प के साथ में काम करना स्टार्ट कर दो, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसका कारण है, विश्व के वास्तुकला के आधार पर सबसे वैज्ञानिक तरीके से यदि कोई सिटी बसा हुआ है तो उनमें से नाम आता है, जयपुर का नाम आता है। जयपुर ही एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी चारों दिशाओं में, चार दिशा होती है अपनी, चारों दिशाओं में ईश्वर का वास माना जाता है, देवताओं का वास है चारों तरफ। कहीं पर हनुमान जी है, कहीं पर माता आमेर में बैठी हुई है, कभी चाकसू वाली माता बैठी हुई है। चार दिशाएं जो रहती है आपकी, चारों दिशाओं में ईश्वर का वास माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो फिर भी जमाना बदल गया है, हाईटेक हो गया है, लेकिन आप जैसे जयपुर के बाहर वाले भी हो, और आप यदि जयपुर में आए होंगे कभी 10 साल पहले, 15 साल पहले, या जो प्रॉपर जयपुर के रहने वाले हैं, केवल थोड़ी सी जगह को छोड़ दिया जाए, थोड़ी सी जगह को, और वो थोड़ी सी जगह बनती है केवल आपके रेलवे स्टेशन के आसपास, जो भी ना के बराबर था। इस शहर में आपको कभी रिक्शे नहीं दिखे होंगे। आप लोगों को रिक्शा होता है ना, वो जो साइकिल पे चलाता है, वो रिक्शे आपको ना के बराबर दिखे होंगे। ये इस शहर की प्रसिद्धि का कारण है, समृद्धि का कारण है, क्योंकि यहां पर यदि कोई गलती से रिक्शा भी चला रहा है और उसने मन में ये ठान ली कि मैं बस ज्यादा नहीं 10-5 महीने ही चलाऊंगा, इसके बाद में खुद का रिक्शा लूंगा, खुद का ऑटो लूंगा, मेरे भाई वो हुआ उसके जीवन में। यदि किसी ने फुटपाथ पर सोया भूखा प्यासा और उसने ये संकल्प लिया भूखा सोते समय कि भाई मैं ज्यादा दिन तक भूखा नहीं रहूंगा, प्रयास करूंगा, यकीन मानो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो पहले आया कोटा से अलवर, अलवर से आया जयपुर, खाने के पैसे नहीं थे जेब में, रात गुजारने को जगह नहीं थी, रात गुजारी थी प्लेटफॉर्म पर, और वहां जो अपने समोसे टाइप के जो खाने के आते हैं, कोफ्ता वगैरह जो बोलते हैं बड़े बड़े, उसने रात को वो खाकर पेट गुजारा। 3-4 दिन तक जो रैन बसेरे बनते थे, आपके सर्दियों में ध्यान है आप लोगों को, उन रैन बसेरे में गुजारा। लेकिन उसको ये मालूम था कि भाई मैं जिंदगी भर ऐसे नहीं काटने वाला, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। आज इसी रोड के ऊपर, जो ये रोड जाता है आपका अपने कोचिंग के आगे वाला, इधर गुजर की थड़ी जाएगा, इधर आप आगे जाओगे तो गोपालपुरा मोड़ की तरफ जाएगा ये। इस मोड़ पर ना जाने कितने होटल और कितने कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, और मात्र 15 से 20 सालों में। इसका मतलब हुआ कि तरक्की का शहर है ये, समृद्धि का शहर है ये, और देवात्माओं का शहर है ये। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने यहाँ क्या क्या संकल्प लिया या नहीं लिया, क्या क्या ठाना या नहीं ठाना आप लोगों ने, लेकिन सच्चे मन से यदि आप ठानोगे और फिर सच्चे मन से उसको पाने का प्रयास करोगे तो यकीन मानना ये शहर लोगों को दोनों नहीं, 4, 5, 6 हाथों से देता है। इसलिए नहीं सोचा हो अभी कुछ तो अपने टारगेट बनाना कि मुझे ये बनना ही बनना है, फिर बस उसको पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत कर लेना। जितना भी समय आपके पास बचा है, आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खैर, आपने लिखा है विकास के सिद्धांत, और इनमें एक एक लाइन में सबके सिद्धांतों के बारे में लिखवाऊंगा ताकि आपको घर पर भी याद रहे। पहला सिद्धांत लिखिएगा, सतत परिवर्तन का सिद्धांत। सतत परिवर्तन का सिद्धांत, और इसमें लिखिएगा विकास जन्म के पूर्व से लेकर
जीवन पर्यंत तक चलता है। शिक्षा के बारे में बता चुका भाई, दो आयामी नहीं है, त्रिआयामी है ये। शिक्षा त्रिआयामी है। नेक्स्ट लिखिएगा, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत, इसमें लिखिएगा विकास सतत रूप से चलता है। विकास सतत रूप से चलता है, लेकिन इसकी गति कभी एक समान नहीं रहती है। गति एक समान नहीं रहती है। जैसे गुड एनफ के अनुसार प्रथम 3 वर्षों में मस्तिष्क का लगभग 50% विकास हो जाता है। लगभग 50% विकास हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, क्रो एवं, इसी के बारे में है, बस लाइन अलग है। क्रो एवं क्रो के अनुसार 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। 90% विकास हो जाता है। अगला लिखिएगा, समान प्रतिमान, कॉमा करके लिख दीजिएगा, प्रारूप। समान प्रतिमान प्रारूप या क्रम का सिद्धांत। समान प्रतिमान प्रारूप या क्रम का सिद्धांत। और इसमें लिखिएगा, प्रत्येक मनुष्य के विकास की गति, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग हो सकती है। गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके विकास का एक निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत। और इसमें लिखिएगा, बालक के विकास के एक पक्ष का प्रभाव
दूसरे पक्ष पर भी, एक पक्ष के विकास का प्रभाव दूसरे पक्ष के विकास पर भी होता है। एक पक्ष का प्रभाव यूं कह सकते दूसरे पक्ष पर भी होता है। जैसे जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, उसके मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने की संभावना होती है। उसके मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने की संभावना होती है। देखिए, क्रोक तो कह रहा है कि 6 वर्ष तक ही बच्चे के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है, लेकिन क्रो का नाम नहीं आता है, तब हम क्या मान के चलते हैं कि जो बाल्यावस्था है उस तक आते आते बच्चे का 90% हो जाता है। लेकिन बाल्यावस्था हमें भी मालूम है 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। आपने कॉपी में लिखा भी है, कब से स्टार्ट होती है? 6 वर्ष से स्टार्ट होती है। अब 6 से 12 चल रही है। अब सपोज करो हमें एग्जाम में दे दिया कि सब 6 वर्ष तक बच्चे के मस्तिष्क का कितना विकास हो जाएगा। 100% है, क्रो कह रहा है 90%, लेकिन क्रो नहीं पूछा है और फिर पूछा है कि सब बाल्यावस्था तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, तब भी हमारा जवाब क्या रहेगा? 90% ही रहेगा, क्योंकि 5 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था खत्म हो जाती है और 6 से कौन सी स्टार्ट हो जाती है? बाल्यावस्था। इसलिए चाहे क्रो का 6 वर्ष माना जाए, 6 वर्ष नहीं होगा या क्रो नहीं होगा, तब हमारा जवाब रहेगा कि बाल्यावस्था में हमारे मस्तिष्क का लगभग कितना विकास हो जाता है, तो जवाब रहेगा आपका 90%। नेक्स्ट लिखिएगा अगले वाला, और उसमें लिखिएगा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, और इसमें लिखिएगा एकीकरण का सिद्धांत। इसमें हम लिखेंगे पहले बालक किसी भी कार्य को करने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने शारीरिक अंगों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है। एक प्रश्न बार बार में मुझे कह रहे हैं सिलेबस को लेकर, आप मुझे बताइए डेडलाइन 1 तारीख रख दूं मैं? डेडलाइन 1 का मतलब 2 नहीं, 1 का मतलब 1 का मतलब 1 से 2 दिन पहले हो सकता है, लेकिन 1 से 1 दिन बाद नहीं होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? 1 से 2 नहीं होगा, 1 से 2 दिन पहले हो सकता है, क्योंकि टॉपिक काफी बचे हुए हैं, घास काटने का कोई फायदा नहीं है, सब्जेक्ट इजी है ये, और ये तो आपने देख लिया होगा, तरीके से समझा जाए तो शायद ये हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, ये जहाँ तक मेरा मानना है। तो क्या ख्याल है आपका? डेडलाइन आज 16 डेट हो चुकी है आज, तो आज का दिन तो चला गया है, आज के बाद में 12 या 13 डेज हो सकता है, जिसमें संडे भी आ जाएगा, तो संडे को भी हम छोड़ देते तो 10 से 11 दिन बचते हैं मेरे ख्याल से,
और यदि उसमें संडे भी मेरी क्लास लगा दी, इनकेस लग जाती है अपनी क्लास, तो मैं 1 तारीख से कम 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कल का हमारा प्लान था संडे का, लेकिन लास्ट टाइम पे नहीं बैठ पाया, तो संडे को शायद हमारी कल यदि क्लास हो जाती तो हमारी जो लास्ट क्लास होती वो 25 या 24 को ही होती फिर। तो यदि संडे को हमारी क्लास लग जाएगी तो वही आप मान के चलना कि 1 तारीख से लगभग 3 या 4 दिन पहले हम हमारी क्लास को कंप्लीट कर देंगे। 1 तारीख के बाद में मैं साइकोलॉजी के लिए आप में से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। ठीक है भैया? बोलो। मार साहब हंस रहे, इसका मतलब कुछ पसंद नहीं आया मामला? नहीं आया पसंद? कारण पहले करना है। कैसे हो जाएगा यार? वो पूछो ना यार उनसे यार, वो तो मुझ पर छोड़ो ना यार, आप वो तो आप मुझ पर छोड़ो, आप मेरे पे आप, ये तो मुझे पता है ना कैसे होगा, ये तो बात ठीक है ना, ये तो मुझे पता है कि कैसे होगा। आप तो मस्त रहो आराम से, बस जो पढ़ा रहा हूं इसको रिवीजन करते रहना, बस इतना ही कहना, इससे आगे मुझे नहीं कहना। नेक्स्ट लिखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऐसे करते हैं क्या ये? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिएगा व्यक्तिगत। मुझे लगा कि सर आप लोग भड़क गए, नहीं सर इतना कैसे, और पहले खत्म करो। तो मैं तो अभी प्लानिंग करने वाला था कि भाई और कितने पहले कर सकता हूं मैं एक भी दिन फालतू नहीं बुलाता कभी भी, ना एक दिन कम लगाता। मैं खींचतान करता नहीं हूं, जितना एग्जैक्टली होता है उतना ही समय लेता हूं, क्योंकि समय के महत्व को समझता हूं मैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, और इसमें लिखिएगा दो बालक जिस आधार पर, दो बालक जिस आधार पर एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। हरलॉक के अनुसार दो बालकों में मानसिक क्षमताएं कभी एक समान नहीं होती है। दो बालकों में मानसिक क्षमताएं कभी एक समान नहीं होती है। इसी लाइन में लिखिएगा अलग वाली पॉइंट करके, मतलब इसी के बारे में लिखना है। फ्रांसिस गाल्टन को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक माना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक माना जाता है। अगला केवल एक सिद्धांत है, उसका नाम लिख दीजिएगा, फिर मुझे एक्सप्लेन करना है। उसमें लिखिएगा निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। भाई इसका मतलब ये रहता है कि जो विकास होता है उसकी एक दिशा जरूर होती है। अब आपने कहा सर दिशा कैसे होती है विकास की, तो यहां पर देखिए विकास के बारे में कहा जाता है
कि विकास या तो होता है मस्तिष्काधिमुखी और या होता है निकट से दूर होता है। ये आपने विकास के बारे में कहा है। बोला जी विकास के दो नियम हो सकते हैं, दो इसकी दिशाएं हो सकती है, या तो होगा मस्तिष्काधिमुखी और या रहेगा निकट से दूर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको आपने कहा सेफेलोकाउडल, इसको आपने नाम दिया, और इसको आपने नाम दिया प्रॉक्सिमोडिस्टल। दरअसल में आप कहोगे सर ये है क्या मामला, ये भाई ये जो नियम है आपका, ये कहता है कि जो बच्चा है उस बच्चे का सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद में धड़ का निर्माण होता है, और धड़ के बाद में होता है पैरों का निर्माण। चूंकि सबसे पहले सिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या नाम दे दिया, मस्तिष्काधिमुखी, मतलब मस्तिष्क केंद्रित नियम। तो इसमें सबसे पहले बनता है यूपी बनता है, यूपी के बाद में एमपी, और एमपी के बाद में एसपी। आप ही बताइए यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, और आपका उत्तर प्रदेश कौन सा है, यही तो है, इससे ऊपर तो कुछ आ नहीं रहा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश को आपने क्या कह दिया, सिर कह दिया। ये धड़ वाला हो गया आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि बीच में यही आ रहा है, तो ये हो गया भाई सिर, उसके बाद में धड़ हो गया है, और दक्षिण हमारे पैर ही हुए हैं, क्योंकि इनके बाद में कुछ आ नहीं रहा है, तो ये हो गया भाई आपके पैर। तो कोई आपसे पूछेगा कि साहब विकास का कौन सा नियम कहता है कि विकास ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मस्तिष्काधिमुखी। कौन सा सिद्धांत या कौन सा नियम कहता है पहले सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर पैर बनेगा, मस्तिष्काधिमुखी। पहले बच्चा अपनी गर्दन को नियंत्रित करना सीखेगा, फिर बच्चा बैठना सीखेगा, फिर बच्चा खड़ा चलना दौड़ना स्टार्ट करेगा। कौन से नियम के अनुसार, मस्तिष्काधिमुखी। कहता है फिर ये क्या कहता है, ये कहता है भाई पहले बनेगा एमपी, है ना, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का मतलब हो गया धड़ हो गया है। और देखो भाई धड़ के बाद में जो बाहरी अंग होते हैं हमारे, उनका विकास होगा। अब बाहरी अंग का मतलब हुआ भाई धड़ हमारा यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या कहलाता है, हमारा धड़ कहलाता है। अब इस धड़ से जुड़े हुए जो पार्ट है वो हमारे आर्म्स होती है, भुजाएं होती है, भुजाओं के बाद में आपकी हाथ आता है, हाथ में फिर आपकी रिस्ट आती है, आपकी कलाई वगैरह आती है, उंगली वगैरह आती है। तो आपने क्या कहा कि ये जो सिद्धांत है आपका कहता है पहले धड़ बनेगा, फिर हाथ बनेगा या भुजाएं बनेगी, फिर आपकी उंगलियों का विकास होता है, क्योंकि निकट ये है और दूर कौन सा हो गया। आप देखिए इस टाइप से देखिएगा तो निकट हमारा ये पार्ट हुआ, और दूर वाला क्या है, हमारे हाथ हमारे हुए। इसीलिए कहते साहब इसको निकट से दूर भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है केंद्र से कहां पर, परिधि की तरफ। अब आपने कहा उदाहरण बताइए सर, इसका एग्जाम्पल कैसे दोगे। सीधी सी बात होती है, पहले हम किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए हमारी भुजाएं आगे बढ़ाते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए ये पेन है, ये इस पेन को पकड़ना है मुझे, तो पहले मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, हाथ आगे बढ़ाऊंगा तो इसको पकड़ूंगा, मतलब मैंने रिस्ट इस्तेमाल किया। इसको रिस्ट इस्तेमाल करने के बाद यदि मुझे लिखना है तो फिर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, उंगलियों का निर्माण करना पड़ेगा। तो विकास कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, और कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है। इसलिए निकट से दूर भी कहिएगा, इसलिए धड़ से बाहरी अंग भी कह सकते हो, इसीलिए केंद्र से परिधि भी कहिएगा। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट आ जाइएगा। कहते सब जो विकास होता है, ये विकास के बारे में कहा जाता है कि साहब ये तो स्पाइरल, और स्पाइरल को क्या कहोगे, हाँ सर्पिलाकार कह सकते हो, चक्राकार भी कहते हैं। विकास तो कैसा होता है भाई, चक्राकार होता है, स्पाइरल होता है। अब आप कहोगे सर स्पाइरल चक्राकार किसे कहोगे, ये अच्छा इसका एक नाम और है वर्तुलाकार, है ना, स्पाइरल का एग्जैक्टली नेम आता है वर्तुलाकार। बोला जी वर्तुलाकार का सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि साहब विकास
वर्तुलाकार कैसे होता है, तो आप मुझे बताइएगा। कहते साहब जीवन की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो जीवन की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है। तो कहते हैं कि साहब जिस तरह से हम एक बीज लेकर आते हैं और उस बीज को हम जमीन पर लगा देते हैं, तो सबसे पहले किसका विकास होगा? बीज का विकास होगा। बीज का विकास होगा तो उसमें अंकुरण उसमें होगा। तो जब अंकुरण होगा तो आप मुझे बताइएगा, जो बीज है वो तो रुक जाएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा? अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। बीज वहीं रुक गया है और बीज में से क्या हो गया है? अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब जब अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पर आपने देखा होगा कि फिर तने का विकास स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे गति आगे बढ़ेगी। जब तने का विकास होगा तो तने का विकास रुक जाएगा और फिर किसका विकास होगा? शाखाओं का विकास होगा। जब शाखाओं का विकास हो जाएगा तो भाई इसमें फूल या फल आने लगेंगे। तो इसकी जो आकृति हम डायग्राम के रूप में बनाते हैं तो वो आकृति कुछ कैसी बनेगी? इस तरह की बनेगी। और इस तरह की जो आकृति है वो देखने में चक्र के समान लगती है, स्पाइरल के समान लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो तो चक्राकार होता है या वर्तुलाकार होता है या स्पाइरल होता है। ये कभी भी क्या नहीं होता? ये सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? एक ऐसी आकृति के रूप में होता है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है? चक्राकार। तो विकास कैसा होता है? चक्राकार होता है। विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार होता है। और विकास कैसे होगा? स्पाइरल के समान होगा। ये कभी सीधी रेखा में नहीं होता। क्लियर है आप सभी को? दूसरी तरफ से भी हम बात कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक विकास का उद्देश्य होता है परिपक्वता प्राप्त करना। प्रत्येक विकास का उद्देश्य क्या रहेगा? परिपक्वता प्राप्त करना। और जब वो परिपक्वता प्राप्त हो जाती है तो उस क्षेत्र में विकास ढलान की तरफ जाता है और फिर ये दूसरे क्षेत्र में स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बच्चे का शारीरिक विकास, ये हमने कहा है। अब देखिए शारीरिक विकास को जब हम समझाएंगे किसके माध्यम से? एक सर्किल के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। सपोज करिए यहां से विकास स्टार्ट हुआ तो अब ये विकास कैसे कर रहा है? ये आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ने के साथ में एक समय ऐसा आएगा जब शारीरिक विकास बच्चे का पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिर विकास रुक जाएगा, फिर ये विकास किस में स्टार्ट होगा? किसी अन्य क्षेत्र में स्टार्ट होगा। अब ये मानसिक विकास आपने लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि भाई मानसिक विकास हमेशा ही चलता रहेगा। एक लेवल ऐसा आता है जब बच्चे का मानसिक विकास अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं कि विकास रुक जाएगा, फिर ये दूसरे क्षेत्र में स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए सामवेगिक विकास। अब ऐसा नहीं कि भाई सामवेगिक विकास हमेशा होता रहेगा या रुक जाएगा, हो सकता है ये किसी और क्षेत्र में स्टार्ट हो जाए। तो ये जो आकृति बन रही है ये किसके समान बन रही है? चक्र के, स्पाइरल के समान बन रही है। इसलिए हमने क्या कहा है कि विकास तो चक्राकार होता है या स्पाइरल के समान होता है। नेक्स्ट आपने कहा है कि साहब जो विकास होता है ये तो अविलोमी होता है, जिसको आपने कहा अविलोमीयता का सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है कि भाई अविलोमीयता किसे कहते हैं? विलोमी का मतलब तो अपोजिट होता है और अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। और यहां पर क्या कहा है? अविलोमी। अविलोमी का मतलब क्या होता है? कि जिसको उल्टा नहीं जा सकता। अब आप मुझे बताइए विकास का क्रम निर्धारित होता है या नहीं होता है? होता है। तो यदि विकास का क्रम निर्धारित है तो क्या हम उसके क्रम को उलट सकते हैं क्या? हम कहें कि नहीं यार एक काम करें, बच्चा सबसे पहले दौड़ना स्टार्ट करे, भाई भले बोलना तो बाद में स्टार्ट करे, चलेगा? तो क्या पॉसिबल है क्या ये? पक्का? आप सोचे कि यार पहले क्या करे, बोला एक काम करे पहले बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, भले ही वो चलना दौड़ना तो बाद में सीखे। क्या पॉसिबल है क्या ये? नहीं है पॉसिबल ये। आप कहते हो कि देखो गुरुजी चलना सीखे ना सीखे, बोलना स्टार्ट कर दे, कम से कम हालचाल तो अपने को बताता रहेगा वो। तो क्या ये पॉसिबल है क्या ये? नहीं है ये। इसलिए विकास कैसा होता है? अविलोमी। अविलोमी जिसके क्रम को पलटा नहीं जा सकता। यदि क्रम को पलटा जा सकता तब तो क्या आता? विकास विलोमी होता है। लेकिन इसके क्रम को हम पलट नहीं सकते, इसलिए विकास कैसा होता है?
अविलोमी होता है। नेक्स्ट कहते हैं भविष्य कथन का सिद्धांत। अब आप कहोगे सर ये कौन सा सिद्धांत आ गया भविष्य कथन का? भाई विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी की जा सकती है। आपने कहा सर कैसे भविष्यवाणी करोगे? आप ही बताइए। जब क्रम निर्धारित है पहले से, आपको भी पता है कि बच्चे के पहले अस्थायी दांत ही निकलेंगे, फिर स्थायी दांत निकलेंगे, तो आप कह सकते हो ना बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। क्यों? हमें पता है कि जब बच्चा मां के गर्भाशय में रहता है तो मां के पेट में रहते रहते यानी कि गर्भ काल के लगभग 5वां जो महीना रहता है, उस 5वें महीने से बच्चों के दंत निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद के लगभग 5वें या 6ठे महीना होता है, उससे बच्चे के दांत बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब बच्चा लगभग 4-5 साल का हो जाता है तो उसके सभी दूध के दांत जो रहते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, वो निकल आते हैं। अब ये तो क्रम पहले से तय है। ये तो अब जब ये क्रम पहले से तय है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो। आपको मालूम है कि जनवरी में बरसात होती है, कन्फर्म है ये, कन्फर्म है ये। यदि ऐसा हो कि जनवरी में बरसात होनी ही होनी है तो आप नवंबर में दिसंबर में आराम से कह दोगे कि बारिश के दिन अब दूर नहीं है। क्यों कहा आपने ये? क्यों भविष्यवाणी की? क्योंकि आपको पता है बारिश का प्रारूप पहले से तय है। एक बार लिख ले इनको। समझ में आया नहीं आया? साइकोलॉजी में से आसान तो है ना? लोग डरते हैं सबसे, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आई आज तक मेरे को। लेकिन ऐसा लगता है कि इससे आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, है ना भाई? लिखो तो लिखो, वरना कोई मत लिखो, बातें दिमाग में सेट हो जाती है। पॉइंट सुनते ही मालूम चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिएगा निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत लिखिएगा। विकास की दिशा संबंधी, विकास की दिशा संबंधी निम्न 2 सिद्धांत या 2 नियम कर देना, एक ही बात है। 2 नियम प्रचलित है। पहला लिखिएगा मस्तिष्काधिमुखी और इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार बालकों के विकास का क्रम इस प्रकार होता है। बालकों के विकास का क्रम इस प्रकार होता है। पहले तो हम ये यूपी एमपी लिख देते हैं। तो पहला लिखिएगा यूपी, एरो करके एमपी और एरो करके एसपी। यूपी एमपी एसपी, यूपी एमपी एसपी। जहां यूपी हमने लिखा है, इस यूपी के आगे लिख दीजिएगा सिर, लिख दीजिएगा इसके नीचे एरो करके, यूपी के नीचे सिर, एमपी के नीचे धड़ और एसपी के नीचे पैर। सिर, धड़, पैर। जहां शीर्ष लिखा है आपने, सिर लिखा है आपने, इस सिर के नीचे लिख देना शीर्ष भाग। एमपी के नीचे मध्य भाग और एसपी के नीचे अंतिम भाग। शीर्ष भाग, मध्य भाग,
अंतिम भाग आपसे कोई पूछेगा भैया कौन से नियम के अनुसार विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो जवाब क्या रहेगा? मस्तिष्क का द्विमुखी। कहते हैं शीर्ष भाग से अंतिम भाग की तरफ होगा, तो भी जवाब क्या रहेगा? मस्तिष्क का द्विमुखी। और कहते हैं सब किसमें सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन को उठाना स्टार्ट करता है, सिर को उठाना करता है, तो भी जवाब क्या रहेगा? मस्तिष्क का द्विमुखी। नेक्स्ट लिखिएगा निकट से दूर का नियम। एसपी का मतलब साउथ, साउथ प्रदेश। साउथ का मतलब दक्षिण हो गया ना, फिर पैर हमारे कहाँ हैं? दक्षिण में आ रहे हैं। साउथ प्रदेश, दक्षिण के प्रदेश। श्रीलंका कह सकते हो भाई। यदि हिंदुस्तान के मैप को देखोगे, क्या जी? देखो ये क्या है कि अपने को यदि ये याद है ना तीनों, तो ये बाकी याद हो या मत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको मालूम है जब हम हिंदुस्तान का जब नक्शा उठाकर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश ऊपर आ रहा है, मध्य प्रदेश बीच में आ रहा है, और दक्षिण मतलब श्रीलंका के दक्षिण के राज्य कह दो सबसे लास्ट में आते हैं। अब हमारे शरीर को यदि हम इनसे जोड़कर देखें तो सबसे ऊपर क्या आता है? हमारा सिर आता है। तो सिर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। हमारे शरीर में बीच का भाग कौन? हमारा धड़ आता है। तो धड़ क्या हो गया? हमारा मध्य प्रदेश। और हमारे शरीर में सबसे नीचे के अंग कौन से? पैर है। तो पैर क्या हो गया? दक्षिण का प्रदेश। तो होता क्या है कि जब एग्जाम का प्रेशर आता है तो कई बार हम लोग चीज़ों को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो बताई हुई चीज़ें हैं इनको हम कभी भूलते नहीं है। तो ये ट्रिक होती है समझाने के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा निकट से दूर का नियम, और इसमें लिखिएगा इस नियम के अनुसार सबसे पहले शरीर के मध्य के भाग विकसित होते हैं। मध्य के भाग विकसित होते हैं जैसे धड़, उसके पश्चात भुजा एवं उंगलियों का विकास होता है। नेक्स्ट लाइन में अगला लिखिएगा विकास चक्राकार। अगला सिद्धांत है आपका, चाहे डायरेक्टली लिख दो चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत, या विकास के चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत। चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत, इसमें लिखिएगा प्रत्येक विकास का उद्देश्य परिपक्वता प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात वह ढलान की ओर बढ़कर किसी अन्य क्षेत्र में प्रारंभ होता है। किसी अन्य क्षेत्र में प्रारंभ होता है जिसकी आकृति देखने में
चक्र के समान होती है, चक्र के समान होती है, इसलिए सिद्धांत को चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं। चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, विकास के अबिलोमीयता का सिद्धांत, अबिलोमीयता का सिद्धांत, अबिलोमीयता का सिद्धांत, अबिलोमीयता का सिद्धांत। और इसमें हम लिखेंगे विकास का क्रम निश्चित होता है, विकास का क्रम निश्चित होता है, जिसे उल्टा नहीं जा सकता, जिसे उल्टा नहीं जा सकता। इसलिए विकास अविलोमी होता है, विकास अविलोमी होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, भविष्य कथन का सिद्धांत, भविष्य कथन का सिद्धांत, भविष्य कथन का सिद्धांत। और इसमें लिखेंगे विकास का प्रारूप, विकास का क्रम निर्धारित होता है, विकास का क्रम निर्धारित होता है। हाँ जी, एक ही बात है, क्रम विकास प्रतिमान एक ही है। इसलिए उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, कठिनाई का सिद्धांत, कठिनाई का सिद्धांत। देखो भाई, कठिनाई के सिद्धांत का मतलब है कि हमारी उम्र में, हमारे जीवन में हम लोग कई चरणों से होकर गुजरते हैं, लेकिन हर चरण में सुख शांति एक जैसी नहीं रहती। भाई देखो, बचपन में रहे होंगे, बहुत खुश रहे होंगे आप लोग, उसके बाद का समय रहा होगा और भी खुश रहे होंगे। जब आए होंगे 10वीं 11वीं 12वीं में आए होंगे तो लगा होगा जैसे पहाड़ टूटने वाला है ना। और अब की बात करें, अब ऐसा लगता है जैसे सारी की उम्मीदें ही हमारे से लगी हुई है, मतलब अब हम करेंगे तो ही काम चलेगा आगे, मगर काम चलने वाला नहीं है। उसी को क्या नाम दिया आपने? कठिनाई का सिद्धांत। इसमें लिख दीजिएगा, विकास की अलग अलग अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है। सुख शांति एक समान नहीं होती है। कल बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।